आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की जो हमारी राजस्थान की जो कवरेज यात्रा है, ये जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। आज जो जालोर के अंदर जो कचहरी परिसर है, यहाँ जो हम एडवोकेट से मिलेंगे और यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे कि जो जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र है उसका चुनावी माहौल क्या है। यहाँ कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी मजबूत है या बराबर की टक्कर है, जीत और हार के क्या क्या कारण हैं और स्थानीय मुद्दे क्या हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं। तो तमाम तर चीज़ें, क्योंकि जो एडवोकेट्स का तबका है वो एक बुद्धिजीवी वर्ग समझा जाता है और सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और बहुत से लोग न्यूट्रल भी होते हैं। तो तमाम तर जो यहाँ के जो हालात हैं जालोर और सिरोही के, पॉलिटिकल हालात भी, दूसरा जो जनहित के जो मुद्दे हैं इनके ऊपर भी, और यहाँ की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में भी कोई अगर बताए तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने पहले के जो हमारे एपिसोड में उनमें हमने बता रखा है कि जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र है, ये राजस्थान की 25 सीटों में हॉट सीट बन चुकी है और अगले चरण में 26 अप्रैल को यहाँ पर पोलिंग होनी है। और यहाँ से हॉट सीट इसलिए बनी है कि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पर। और भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं वो आदमी तो नए नवेले हैं, लुमाराम चौधरी के नाम से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ सभाएँ की हैं और जो वोट है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम पे मांगा है। तो पूरी तरह से एक हॉट सीट बन चुकी है कि बीजेपी जीतेगी तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे और अगर वैभव गहलोत जीतेगा तो यहाँ एक तरह की अशोक गहलोत की जीत होगी। तो दोनों को एक मुद्दों को लेकर के, यानी मोदी और गहलोत के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से सीट है, हॉट सीट बन चुकी है। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? जगदीश गोदारा, एडवोकेट। तो आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो, आपका यहाँ का जो जालोर और सिरोही का जो सियासी माहौल है उसमें क्या लग रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है? जालोर में कांग्रेस आगे रहेगी, वैभव गहलोत अच्छे वोटों से जीतेंगे। कितना अंतर रहेगा? वैभव गहलोत पढ़े लिखे इंसान है और लुमाराम अनपढ़ है, इसलिए वैभव गहलोत जीतेंगे। नहीं, अब आप एडवोकेट हैं, बुद्धिजीवी हैं, जनता जो संविधान ने अधिकार दे रखा, अनपढ़ को भी वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार दे रखा है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी वोट देगा, पढ़ा लिखा ही चुनाव लड़ेगा। वो बात तो सही है। वैभव गहलोत के पिताजी पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अच्छा काम कराया, उसी तरह लोकसभा में वैभव गहलोत अच्छा काम कराएंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमंत सियाग है, एडवोकेट जालोर। जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? जैसे कि आपने अपने शुरुआती चीज़ों में बताया कि भारत के अंदर चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में मोदी जी ने अपने नाम से वोट मांगे। अच्छी बात है, वोट मांगने चाहिए, लेकिन भारत के अंदर संविधान में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के अंदर 543 मेंबर है, वो चुनाव लड़ते हैं अपने अपने क्षेत्र में, और 543 में से मेजॉरिटी है वो 272 सीटों की होती है। तो 272 संख्या जिसके पास होती है वो लोग मिल करके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जिस तरीके से माहौल चल रहा है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की तरफ चल रहा है कि एक व्यक्ति पूरे भारत में जाकर के अपने नाम से वोट मांग रहा है, ये हमारे संविधान में नहीं है, ये हमारे व्यवस्था में नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमारे संविधान और व्यवस्थाओं में होना चाहिए, व्यक्ति को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए और अपने नाम से चुनाव लड़ना चाहिए और वोट मांगना चाहिए। नहीं, जो उम्मीदवार होता है किसी भी पार्टी का हो, वो उस पार्टी के प्रतीक पे होता है, सिंबल पर होता है, उसका जो आला कमान होता है, जो नेशनल लीडर होते हैं, स्टेट के लीडर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो वोट मांगते हैं और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सिंबल पे उनको टिकट मिलती है, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किसी और पार्टी के हों। तो ये तो तमाम तर पार्टियों में जो चेहरे की जो बात है, चेहरे की राजनीति तो सारी पार्टियों में होती है। आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे संविधान में व्यवस्था की हुई है कि राजनीतिक पार्टियां अपने नाम से और सिंबल से चुनाव पर वोट मांग सकती है, लेकिन व्यक्ति के नाम पर पहली बार पूरे भारत में वोट मांगा जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 543 लोग मिल करके और हमारी संसद में बैठते हैं, वो देश चलाएंगे। कोई एक व्यक्ति देश नहीं चला सकता, एक व्यक्ति से घर नहीं चलता है, उसके लिए सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही है ये देश के लिए ठीक नहीं है। एक चुनाव की बात नहीं कर रहा, आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, ये देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र और संविधान बचना चाहिए। आपको जीतता हुआ कौन लग रहा है यहाँ?
तो मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, एक वैभव गहलोत अपना फ़ोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं, और एक व्यक्ति है जिसका फ़ोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो है, और नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं आएगा ना, फ़ोटो आएगा ईवीएम में। हम वोट किसको देंगे? जिसका फ़ोटो दिखेगा उसको वोट देंगे। लुम्बा राम जी का तो हमें कहीं फ़ोटो ही नज़र नहीं आ रहा। वो भले व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनका फ़ोटो तो हो, उनका नाम तो हो, वो अपने नाम पर वोट तो मांगे। पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई विषय नहीं है, लेकिन कम से कम वो बताए तो सही कि मैं इस पृष्ठभूमि से हूँ, मैंने ये काम किया है और मैं आगे ये काम करूँगा, तो जिसके आधार पर हम वोट करें। जी सर, आपका शुभ नाम? श्री गोपाल जोशी जी। तो आपने भी, हम आए उससे पहले बताया कि रेलवे में आपने नौकरी की, आप प्रैक्टिस कर रहे हो रिटायर होने के बाद, और जोधपुर आप पढ़े हो, आपने कई बातें बताई थी। तो ये आपको यहाँ का जो सियासी माहौल क्या लग रहा है? यहाँ कांग्रेस मजबूत दिख रही है, बीजेपी मजबूत दिख रही है, या कोई कांटे की टक्कर है? आज की स्थिति में दोनों बराबर खिलाड़ी है, दोनों बराबर खेल खेल रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी मेहनत पे लगी हुई है। आज हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अच्छा, जातीय समीकरण के हिसाब से क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है नीचे? जातीय समीकरण भी पूरे राजस्थान में हर सीट के ऊपर जो चुनाव हो रहे हैं, तो टिकटें भी जातीय समीकरण से ही मिली हैं, कभी कभी सब जगह, और वोट भी एक परंपरागत तौर पे कौन कहाँ जाएगा, बहुत सी जातियाँ बंधी रहती हैं। तो उसमें क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी आगे है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल लोग जातिवाद पे वोट नहीं देते, लोग काम देखते हैं, उस पार्टी के प्रीवियस काम देखते हैं, प्रेजेंट वो भविष्य में क्या काम करेंगे उस काम को भी देखते हैं। आज ये ज़माना नहीं है प्रजातांत्रिक, लोग काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोग जो हैं हर तरह का आंकलन करते हैं। तो गहलोत साहब 5 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे, पहले का तो उनका 10 साल का जाने दीजिए, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो इन दोनों का काम है कि राज्य सरकार का राज्य स्तर का होता है, केंद्र सरकार का केंद्र स्तर का, और राज्यों का जो काम होता है, दोनों के काम से आप, मोदी जी के 10 साल के काम से, गहलोत साहब के 5 साल के काम से, जालोर सिरोही क्षेत्र में क्या कोई विशेष काम हुए? आप कितने संतुष्ट हैं, नहीं हैं? उनको 10 में से कितने नंबर देंगे दोनों को? 10 में से अशोक गहलोत को दूंगा 10 और इसको भी दूंगा 10। बराबर दोनों के काम से संतुष्ट हैं? दोनों बराबर दूंगा। अच्छा, हमारे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे के बारे में काम किया है, इन्होंने स्टेट के बारे में काम किया है, क्योंकि इनके पास स्टेट की पावर थी, उनके पास सेंट्रल की पावर थी। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे के विकास, ब्रॉडगेज वगैरह, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह है, ये काम किए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने पानी के लिए, लोगों के यहाँ पानी पहुँचाना है, जल की व्यवस्था है। पानी की समस्या की जब आप बात कर रहे हो, गाँव का हाल है, पानी का मामला है, आज कोई ज़्यादा विशेष सुधार नहीं हुआ पानी को लेकर के। आज़ादी को 70-80 साल हो गए, और हर पार्टी की सरकार रह ली, गहलोत साहब भी 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, दूसरी लोग भी रह लिए, लेकिन पानी की समस्या है उसका इतना ज़्यादा समाधान नहीं हुआ। दूसरा जो हेल्थ का है, आज भी जो गाँव का जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना, जो हॉस्पिटल वगैरह जो बने हुए हैं छोटे सामुदायिक के अंदर, तो उनमें ऐसा नहीं है व्यवस्था। गाँव में हम भी देखा है जालोर सिरोही की, हमारी रेगुलर पॉपुलेशन बढ़ रही है। पूर्व में, प्राचीन काल में हम लोग कुओं से पानी पीते थे, आज हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमको आरओ से पानी मिलना चाहिए। तो आरओ का पानी और जो फिल्टर पानी है उसको प्रोवाइड करने के लिए जैसी जैसी व्यवस्थाएं बनती है, जैसे जैसे संसाधन स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना फाइनेंस आते हैं, उसी के अनुसार काम होता है। काम तो हुआ ही है ना। अच्छा, एक वकील साहब ने कहा कि जो वैभव गहलोत हैं वो पढ़े लिखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये मुद्दा भी कहीं धरातल पे है क्या, कि एक आदमी उच्च शिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है? कोई धरातल पे ऐसा मुद्दा नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस गवर्नमेंट में KL राव इरिगेशन मिनिस्टर थे। KL राव ने नदियों को जोड़ने के बारे में कोई बात कही थी, पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या इंदिरा गांधी के समय नदियों का जुड़ा हुआ? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम नदियों का जुड़ा हुआ? क्या मोदी जी के टाइम में नदियों के आपसी जुड़ाव का काम हुआ? पढ़े लिखे तो सभी मिनिस्टर थे वो लोग, और प्रधानमंत्री भी पढ़े लिखे थे। उन पढ़े लिखे मिनिस्टरों की बात उन पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों ने क्या मानी और उसको एग्जीक्यूट किया क्या? इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है इसका मतलब। ये कोई मुद्दा नहीं है। जो प्रधानमंत्री जिस प्लानिंग में आता है, जितना फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस होता है, उसी के अनुसार काम होता है। जी सर, आपका शुभ नाम?
दिलीप शर्मा एडवोकेट। दिलीप जी, आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या इसमें जो जालोर सिरोही के अंदर क्या लग रहा है आपको? वैभव गहलोत आगे हैं, गुलंबाराम चौधरी आगे हैं, या कोई टक्कर में है? जहाँ तक मतदाताओं के रुझान की बात है, मतदाताओं का रुझान एक तरफ ही है और वो रुझान है मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मेरे मित्र ने कहा कि मोदी के नाम पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो ये परिपाटी तो कांग्रेस ने ही बताई है। सबसे पहली परिपाटी कांग्रेस के परिवारवाद का जो वाद है, परिवारवाद की बात ही कांग्रेस से शुरू हुई है। उससे पहले अगर परिवारवाद के बाहर जाकर कभी भी कांग्रेस का किसी प्रकार का कोई लीडर बना तो कांग्रेस ने स्वयं ने उसको गिराया है। तो कांग्रेस की परिपाटी है परिवारवाद तो देखो कोई इश्यू मेरे ख्याल में इसलिए नहीं है कि हर पार्टी में ही है कि वो बाप के बाद बेटा, बेटी, पत्नी, ये हर पार्टी में ही। मैं बिल्कुल इसी बात के लिए कह रहा हूं कि जो अच्छा कार्य करेगा उसके नाम पे वोट मांगे जाते हैं और जनता का ये तय करने का फर्ज होता है, कर्तव्य भी होता है कि क्या अच्छा काम जिसके नेतृत्व में हो रहा है उसके नाम से वोट मांगे जा सकते हैं या नहीं मांगे जा सकते, ये जनता को तय करना होता है। स्थानीय प्रतिनिधि की जहाँ तक बात है, स्थानीय प्रतिनिधि एकदम कर्मठ कार्य करता है और कार्यकर्ताओं को आम कार्य करता है और आम कार्यकर्ताओं को अगर दायित्व दिया जाता है तो हो सकता है कि वो अच्छा काम करे। ये जो जैसे वैभव गहलोत हैं वो जोधपुर के हैं, पिछला चुनाव लड़े वो हार गए, और गुलंबाराम चौधरी इसी एरिया के हैं, तो क्या ये कहीं मुद्दा है गांव में, शहर में कि एक उम्मीदवार बाहर का एक अंदर का, ऐसा कोई है कुछ? हर तथ्य का फर्क पड़ता है, हर तथ्य फर्क पड़ता है और फर्क दिखेगा। जालोर हर तथ्य का फर्क दिखाएगा और ये भी तथ्य है कि जालोर इस मामले में बड़ा लिबरल भी है कि यहाँ से जो पहले जालोर सीट होती थी 2008 से पहले, परिसीमन से पहले, तो 4 बार बूटा सिंह जी जो केंद्र में मंत्री थे, गृह मंत्री, यहाँ सांसद रहे, और बंगारू लक्ष्मण नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, बंगारू लक्ष्मण जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी। वैभव गहलोत को केवल मात्र एक जिम्मेवारी को अशोक गहलोत जितने अपने परिवारवाद के कारण दी है, योग्यता के कारण नहीं, और वो थी आरसीसी के चेयरमैन का दायित्व, और वो दायित्व भी वो ढंग से नहीं निर्वाह कर सके। उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दिया उन्होंने। सबसे शर्मनाक तथ्य है ये, इस वैभव गहलोत के जीवन का सबसे शर्मनाक तथ्य है कि उसने अपनी इस्तीफा दिया आरसीसी के सीट से। और क्यों दिया? अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको इस्तीफा दिया क्योंकि उनको कार्यशैली नहीं है, उनको कार्यबोध नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है। वकील साहब, जो ये वकील साहब कह रहे हैं इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बता रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमें वोट करना चाहिए, मेरे वरिष्ठ साथी है बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 बार एक ही जाति का कैंडिडेट था, उसका टिकट काटा गया क्योंकि धरातल पर उसका बहुत विरोध हो रहा है, और वो कैंडिडेट 15 साल में एक पत्थर बता दे कि मैंने लगाया है, काम तो दूर की बात तो मैदान में है ही नहीं। मैं वही तो उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक पत्थर बता दें मोदी जी के नाम का जालोर सिरोही में कहीं लगा हो तो मैं आपको उसको वोट देने के लिए तैयार हूँ। केंद्र सरकार की कोई योजनाओं में जैसे कोई मेडिकल कॉलेज हैं, कोई बड़े हॉस्पिटल हैं, या कोई और काम है, रेलवे का काम है, या कोई कारखाने, केंद्र सरकार का कोई प्रोजेक्ट? सरकार की योजनाओं के जितने भी कार्य है वो जालोर क्षेत्र में भी जो केंद्र सरकार की योजना है वो सारी विशेष प्रोजेक्ट कार्य में रेलवे विशेष प्रोजेक्ट में जितनी रेलें आज से 10 साल पहले थी उसकी अगर गणना करें उससे 10 गुना रेलें जो है बढ़ी है, 10 गुना रेलें बढ़ी है जालोर क्षेत्र में, 10 गुना। और उसके अलावा अगर भारतमाला योजना है जिसकी सरकार की केंद्र सरकार की योजना है, वो भारतमाला योजना यहाँ से हर 20 किलोमीटर के एरिया में, हर 20 किलोमीटर के जालोर के पेरीफेरी में वो भारतमाला योजना आएगी है। तो इससे दोनों कार्य, सड़क का कार्य नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में और अश्विन जी के नेतृत्व के रेलवे का कार्य, ये दोनों केंद्र के कार्य थे और बड़े ही जोश से उत्साह से हुए और इस क्षेत्र को भी कोई अधूरा नहीं रखा इस क्षेत्र को। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी जालोर में आ चुका है। इसमें आपको सबको जानकारी, मेडिकल कॉलेज की योजना आ चुकी है। 10 सालों के अंदर जितना विकास हुआ है उतना पिछले 50 सालों में विकास जालोर में नहीं हुआ, ये तथ्य सत्य है। जो बता रहे हैं कि जो पिछली बार जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, जो लगातार 3 बार सांसद थे, देवजी पटेल, उनको टिकट नहीं दिए इस बार, और वो लगातार 3 बार सांसद रहे थे, और इस बार टिकट बदला गया है। उनको सांचौर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया 4-5 महीने पहले, और वहाँ वो चुनाव हार गए थे। कांग्रेस भी वहाँ हार गई थी सांचौर में, निर्दलीय चुनाव जीते थे, और निर्दलीय ने भी भाजपा को समर्थन दे दिया। जी सर, आपका शुभ नाम? ललित कुमार। ललित जी, क्या लग रहा है ये जो आपके साथी लोगों ने जो बातें बताई उनसे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? सर, सबसे बड़ी तो बात ये कहना चाहूँगा कि जो संविधान को लेकर जो संविधान एक बड़ी अजीब सी स्थिति कर दी लोगों ने। हर आदमी अपने गलत और सही करते को सही ठहराने के लिए संविधान का सहारा लेता है। संविधान में बड़ी शानदार सी व्यवस्था कर रखी है सर। जो जितने भी अधिकार हैं, अधिकारों को बांट रखा है, राज्य के बीच में बांट रखा है, केंद्र के बीच में बांट रखा है। अगर अपन अशोक गहलोत जी के पिछले सरकार को ले लें तो जो राज्य की व्यवस्था थी लॉ एंड ऑर्डर की,
उस विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से एज ए एडवोकेट पाता हूँ कि अशोक जी का राज्य बिल्कुल फैल रहा। मैं और गांव कस्बे से आता हूँ, वहाँ अगर देखें तो आप ऐसे ऐसे विषय हुए हैं जिन्हें देख के लगेंगे तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। अगर मैं एज ए लॉयर जब फील करता हूँ यार ये कैसे हो रहा है ऐसा मतलब इतनी खराब स्थिति कर दी लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने। सर लॉ एंड ऑर्डर की जब बात कर रहे हो तो मेरे भी एक दिमाग में जहन में आ गया बात कि आपके जालोर के इलाके में इंदर मेघवाल का एक प्रकरण हुआ था, उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई तो मैंने उसको ढंग से नहीं पढ़ा, मैं वकील भी नहीं हूँ, तो क्या पुलिस ने उसको ईमानदारी से दर्ज किया, जो धाराएं लगती हैं ईमानदारी से लगाई, या वहाँ कोई उस टाइम प्रेशर होकर कोई धाराएं ऊंची नीची की होंगी? आप वकील हैं, उसमें बता सकते हैं। एग्जैक्टली वो मामला अभी तक सब जुडिश है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक जो दंत कहानियाँ चलती है, एक तो सब क्या होता है कि फाइल में क्या आता है, वैसे कोर्ट लीजेंडरी स्टोरी पे बिलीव नहीं करती, लेकिन जो लीजेंडरी स्टोरी आ रही है उसमें इंद्र कुमार में हो सकता है मुझ पर जातिवादी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें सर मैं निवेदन कर रहा हूँ, कई बार कुछ विषय से हमारे पास कुछ लोग आते हैं, ये मैं कैमरे के सामने भी एकदम सच्चाई से बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार विषय हमारे सामने आते हैं, कई महिलाओं के आते हैं, कई कुछ आते हैं, तो हम लोग उसमें तय करते हैं, लगता है कि न्याय चाहिए या कुछ और भी कुछ चीज़ होती है, तो हम उस मामले में कुछ जैसे आप सब्जी ले आए घर से, अब आपकी पत्नी जब सब्जी बनाएगी उसमें मसाला क्या ऐड करेगी, तो कुछ मसाले ऐड किए जाते हैं। तो इंद्र कुमार का मामला जो है मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ जानना चाहूँगा उस मामले के ऊपर, लेकिन वो विषय इतना जितना हाईलाइट किया गया उतना खराब विषय मेरा भी उसमें नहीं, मैं सिंपल एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। आपने लॉ एंड ऑर्डर कहा तो अपराध तो हर जगह हर सरकार में होते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, अपराधी का काम अपराध करने का, लेकिन अपराध होने के बाद जो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, पीड़ित पक्ष थाने में पहुंचता है, वहां जो उसके साथ जो रवैया होता है कि जिन जिन धाराओं में जैसे जैसे उसके पास शिकायत हुई दर्ज की, उसमें क्या जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पिछले 5 साल में आज में कोई अंतर लग रहा है क्या आपको दर्ज करने में? सर अभी तो कोई अंतर ज़्यादा लग नहीं रहा मुझे स्पेशली, लेकिन देख मैं आपको निवेदन करूँ एक विषय में थोड़ा सा छोड़ हो सकता है, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा आपका। बड़ी शानदार सी व्यवस्था कर रखी है इस भारतीय संविधान के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। थाने में एक एफआईआर जब भी करती है तो एफआईआर की कॉपी, एक कॉपी सीओ के कार्यालय में जाती है, एक कॉपी कोर्ट में जाती है, वहाँ कोर्ट और सीओ सबका दायित्व बनता है कि उस एफआईआर को देखें क्या प्रॉपर एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, और कोर्ट और सीओ के पास मतलब सुपरविजन जुडिक्शन भी रहता है थानों के ऊपर। लेकिन आज के टाइम में जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म सिस्टम था, मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर कह सकते हैं हम आज की डेट में, उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं अपन। संविधान की जो बात आप कर रहे हैं तो जैसे कांग्रेस की लॉबी है, तमाम तर कांग्रेस के नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं, राहुल गांधी, ये लोग और दूसरे नेता जो बार बार हर जगह कह रहे हैं कि भाई सरकार में जैसे मोदी जी रिपीट हो गए, भाजपा आ गई तो संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बीजेपी के नेता खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये लोग भी मंचों से कह रहे हैं कि हमारे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हम संविधान में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम आरक्षण के साथ कोई ऐसा नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि संविधान में कहीं कोई ये जो बातें दोनों तरफ से आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के शासन में संविधान की क्या अक्षरश पालना हुई है? कांग्रेस ने भी राज किया है राज्यों में, केंद्र में भाजपा भी कर रही है, और दोनों ही संविधान की दुहाई दे रहे हैं। सर मैंने पहले आपसे कहा कि संविधान, हर आदमी अपने गलत काम को सही ठहराने के लिए, सही को सही ठहराने के लिए संविधान का सहारा लेता है, और जितना संविधान का मिसयूज आप मैं जान चाहता हूँ कि आप जो मुझे पूछ रहे हैं इस विषय के लिए आप अम्बेडकर जी को पढ़ें। अगर आप कहें तो अम्बेडकर जी का कहीं ये उद्देश्य नहीं था कि संविधान मतलब एक लकीर हो जाए, बिल्कुल लोहे की लकीर। आप समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ेगा आपको हर चीज़ के लिए। आज जो 1900 जब भारत जब 50 में आज़ाद हुए संविधान बना अपना, उसकी और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है, बहुत संशोधन की अपेक्षा है, तो वो संशोधन होंगे, लेकिन जो मूल स्ट्रक्चर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, जो संविधान का मूल ढांचा है, उसको कभी नहीं बदल सकता भारत में। अपने कोर्ट में आप बैठते हो, अपने गांव या शहर में रहते भी हो, कहीं जातीय जनगणना का, आरक्षण का इश्यू चुनाव में भी कहीं ऐसे नज़र आ रहा है कि उसका कोई प्रभाव है? साहब एक ये सच्चाई है अपने हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान जातियों के बिना सोच ही नहीं सकता, ये बता रहा हूँ आपको मैं, और जाति की सोच के साथ ही अपन जी रहे हैं, अपन भी जी रहे हैं आज की डेट में। आप खुद भी जब कहाँ जाते होंगे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि साहब नाम, आप नाम बता लें, फिर पीछे सामने वाला पूछेगा सर आपका सरनेम, जाति। तो जाति व्यवस्था तो बड़ा विषय है, बड़ा मतलब आज के टाइम में इसको नहीं। जातीय जनगणना का, आरक्षण का चुनाव में प्रभाव है? नहीं, जातीय जनगणना का कोई प्रभाव नहीं साहब। अपने अभी तक जाति पहचान है आपकी, लेकिन हारमोनी नहीं बिगड़ी अभी तक। आगे कौन लग रहा है दोनों में से आपको? साहब जहाँ तक मैं पाता हूँ, अगर हर विषय इस तरीके से, मुझे लुंगा राम जी आगे लगते हैं। उसका कारण भी जान लें आप। सबसे पहली बात, जैसे आपने विषय चढ़ा, जातिगत आधार पर देखें तो एक बड़ी जाति से आते हैं, उनके अच्छे वोट हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा के भी अच्छे वोट हैं, और जिस विचारधारा से आज वैभव गहलोत प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस विचारधारा का, वो विचारधारा कमज़ोर हो चुकी है आज के टाइम में, उसमें घुन लग चुका है, भ्रष्टाचार का, करप्शन का, सारे गुण लग गए हैं बुराइयों के, परिवारवाद का कहते हैं, भ्रष्टाचार का कहते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता वैभव गहलोत जीत पाएंगे किसी हालत में। मैं तो ये सोच रहा हूँ, कई बार दिमाग में आता है कि वैभव गहलोत सम्मानजनक वोट ले आए तो उनके लिए बड़ी जीत के विषय होगा, सम्मानजनक वोट भी नहीं मिलेंगे उनको। जी वकील साहब,
आपका पूरा नाम बताइए पहले तो। मैं सरवत अख्तर एडवोकेट हूँ, जालौर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये जो आपके यहाँ जो चुनाव है जो 26 तारीख को, इसमें आपको कौन लग रहा है मजबूत, दोनों में से कौन लग रहा है? देखिए, कंटेस्ट तो पार्टी लेवल पे दोनों के बराबर चल रही है, और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत अच्छा है। एक तरफ वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और बीजेपी के घोषणा पत्र वो भी ठीक है। और जब आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हो तो कांग्रेस ने 2004 के चुनाव में, 9 के चुनाव में, 14 के चुनाव में लगातार इन चीज़ों को, जो अल्पसंख्यक आरक्षण को, सच्चर कमेटी को, मिश्रा कमीशन को, इन चीज़ों को, और सांप्रदायिक हिंसा निरोधक जो कानून है, इन चीज़ों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इस बार ये तमाम तर मुद्दे बिल्कुल हटा करके रद्दी की टोकरी में डाल दिए। 48 पेज के घोषणा पत्र में एक शब्द नहीं लिखा इनके ऊपर। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से कांग्रेस के घोषणा पत्र देखें तो ये समाजवाद की तरफ इन्होंने बहुत मजबूत कदम उठाया है, और हर एक चीज़ को उसमें लिखेंगे तो घोषणा पत्र इनका तो 500 पेज का हो जाएगा, हर एक बिंदु पे है। और जहाँ तक बीजेपी का घोषणा पत्र है, ये भी राष्ट्रवाद से प्रेरित है। अब दोनों को ये करना है कि देश के विकास के लिए दोनों आपस में कंपटीशन करें और अच्छे से अच्छी स्कीम लेके आएं। और जालोर में यहाँ जो जालोर के अंदर ग्रेनाइट का जो काफ़ी कारखाने वगैरह हैं यहाँ, इसके लिए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आप बरसों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कोई ऐसा चीज़ हुआ कि केंद्र की फैसिलिटी या राज्य की फैसिलिटी से इस कारोबार में इजाफा हुआ हो या नुकसान हुआ हो? देखिए, स्थानीय लेवल पर आर्थिक तरक्की के लिए ग्रेनाइट इंडस्ट्री यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, और इस पर जो इन्होंने GST लगा रखी है 18%, इसको घटा के 12% करेंगे तो यहाँ पे, या उससे भी कम करें तो यहाँ का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, कमाई ज़्यादा होगी। और टैक्स कितना था GST से पहले? पहले तो 28% था, बाद में 18% किया इन्होंने। मतलब पहले GST से पहले 28 था, फिर GST में 18 कर दिया, तो फिर तो कम हो गया वो। तो कम और कम करना चाहिए ना, 18 से भी कम करना चाहिए। और ख़ास तौर से यहाँ पे मुख्यालय पर मेडिकल फैसिलिटी जो है, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है और सबको ये जो स्पेशलिस्ट हैं ये कई वर्षों से नहीं है, अभी 4-5 महीने में ही कम हो गए बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो फिर CT स्कैन करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, CT स्कैन नहीं हो पा रहा, सोनोग्राफी नहीं हो पा रही, एक्सरे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ के जितने पेशेंट या जोधपुर जाते हैं या पालनपुर जाते हैं या डिसा जाते हैं, तो कोई सरकार कोई भी है, उनका मुख्य जो एम होना चाहिए, जो उनका तो मेडिकल पब्लिक वेलफेयर, जनहित का मुद्दा मुख्य होना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवाएं और जो पानी की है वो समस्याएं जो राजस्थान के और हिस्सों में हैं, वो यहाँ भी बड़ी विकराल रूप से हैं कि यहाँ भी वो स्वास्थ्य सेवाएं और पानी की समस्या है, उसके ऊपर सरकारें कम ध्यान दे रहे हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो। जी सर, आपका शुभ नाम? डूंगर सिंह जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे कि जालोर सिरोही लोकसभा में आपको दोनों पार्टियों में से जीतता हुआ कौन नज़र आ रहा है? जीतता हुआ वैभव गहलोत लग रहा है। इनके कारण ये सबसे पहले तो वो समझदार है, पढ़ा लिखा आदमी लड़का है और बहुत शानदार लड़का है, इसलिए यूनिवर्सिटी से मैं जानता हूँ उसको, जोधपुर यूनिवर्सिटी में वो रह चुका है, पढ़ चुका है, साथ उसको जानता हूँ। आपके साथी हैं? साथी है। और लुम्बा राम जी है ना, अभी लुम्बा राम जी ने एक कोई फंक्शन था, उसमें उनको पूछा गया कि मोदी जी ने क्या क्या, तो उन्होंने बताया कि मोदी जी ने 374 हटा दी। अब मुझे ये नहीं लग रहा है उनको उस तो जुबान ही फिसल जाती है, जबान तो फिसल जाती है, उनको ये तो जानकारी आनी चाहिए कि भाई 376 और 70 में अंतर क्या है। जब वो आगे लोकतंत्र जो सबसे भारत की सबसे बड़ी महापंचायत में वो जा रहा है आदमी, ये ऐसी बात कोई हुई है क्या? ऐसी कोई बात 370-374 की हुई है? मैं मुख्यमंत्री जी, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में क्या कहूँ, उनकी जबान तो पूरे 5 साल क्या, जब भी उन्होंने शासन किया फिसली है। अब ये एक लुम्बा राम जी जो नवीन प्रत्याशी, उनकी कोई छोटा सा आप ये बात आप ये बताएं कि भाई आप जग जाहिर है तोतला जी की जबान फिसलना जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तोतला जी की जबान जो है हमेशा फिसलती हुई चली है, पूरी जबान हमेशा फिसलती हुई चली है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाषा अगर देखिए, कोई भी नेता मन से बोलता है, आप भी कोर्ट में बोलते हो, हम भी बोलते हैं, तो नहीं फिसलना। और अभी मैं जो बोल रहा था तो जालोर से पहले मेरे नागौर लोकसभा मुंह से निकलने वाला था, तो ये तो एक स्वाभाविक है। फिसल जाती है, एक जने फिसल जाती है, वो स्टेज से खुद क्यों नहीं फिसलते। अब भजन लाल जी ने क्या कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि में समारोह था, उसमें कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धांजलि देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।
ऐसा अब देखिए मैं देखिए कह रहा हूँ, देखिए वो देखिए वीडियो देखिए वायरल है। वो नहीं वो बात आपकी कल- सुनिए, आपकी बात सही हो सकती है। हाँ, मैं आपको एक वाक्य और सही- बताता सही बात है। हूँ। ये बात अपनी जगह सही हो सकती बताइए है, आप। लेकिन कोई भी अपनी नहीं, मेरा- नहीं हाँ, मैं आपको 2004 का वाक्य बताता हूँ। 2000 नहीं 2000 व्यक्तिगत का है। नहीं ये तो सत्ता का 2004 का एक सुनो, आप 2004 का मैं आपको वाकया बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे और रतनगढ़ में ज्ञापन दिया था उनको कि बड़ी लाइन बनाने का। रतनगढ़ में सभा थी, सही तो स्पीच दे के जब बैठने लगे तो किसी ने, जो भी थे उनके सेक्रेटरी वगैरह, साहब ये रेल का मुद्दा नहीं बोला, तो वापस माइक की तरफ आके कहा कि भाई यहाँ की जो ये बड़ी लाइन है इसको छोटी लाइन कर दी जाएगी। तो वो असल किसी कोई मकसद नहीं होता है, आदमी की भाषा फिसल जाती है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, या तो मुझे पूछे इनसे, मैं अपने को सुनो सर, आप ये जालोर और सिरोही के अंदर आपने जो अशोक गहलोत साहब ने 5 साल में ऐसा कोई विशेष काम एक लाइन में बताइए जो किया हो, उससे जनता प्रभावित हुई हो, सिर्फ जालोर और सिरोही के अंदर। जालोर किसानों के हित में बहुत अच्छा काम किया है। उदाहरण ये, जब अकाल पड़ा तो इन्होंने सोसाइटी का ब्याज नहीं लिया, उनके जो रुपए वगैरह थे उन्होंने माफ किए, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान जब लोन माफ करने की बात है तो 10 दिन में संपूर्ण लोन माफ करने की बात हुई थी, वो अलग विषय है। यहाँ किसान जालोर सिरोही की जनता अशोक जी से बहुत खुश है, किसान लोग, ये बात आपकी विशेष तौर से। मैं एक बात बताता हूँ और दूसरी बात बताऊँ, विकास की बात होती है ना, अब कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 साल में किया और ये 10 साल में इन्होंने कर दिया। मैं आपको एक इसके लिए अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। क्या था सर, उस समय लगान लिमिट था, अब इन्होंने जीएसटी अन्य लगान इतने लगा दिए। जीएसटी जनता से तो हमसे तो ले रहे हैं, पहले मेरे घर का 7,000 में खर्चा चलता था, अब 27,000 में मुश्किल चल रहा है। तो वो पैसे जहाँ कहाँ रहे हमारे पास। आपके ग्रेनाइट का जो कारोबार है, ये एक वकील साहब कह रहे थे पहले जो वेट था तब तो 28% था, अब जीएसटी में 10% घट गया ना। तो साहब ग्रेनाइट से मैं हूँ नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन लाते कहाँ से हो? ये वकील साहब मेरा तो क्वेश्चन ये वकील साहब ने बताया, मेरा वकील साहब ने बताया, मैं तो मेरा इस उनका होगा कोई। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुनिए मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अब जीएसटी इतनी आप ले रहे हो तो पैसा तो ज्यादा आएगा, फिर आप कह रहे हो विकास करें, इतना जीएसटी आ रहा है। दोनों को कितने नंबर दे रहे हो? अशोक गहलोत साहब को और मोदी जी को 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? मैं मोदी जी को 2 नंबर भी मुश्किल से दे रहा हूँ, अशोक जी को 10 नंबर दे रहा हूँ। इसका रिजल्ट मैं बताता हूँ। कल पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी पधारे भिनमाल, ठीक है, कल नहीं, अभी वर्तमान में मेरी बात तो सुनिए आप। तो वर्तमान, अरे मेरी वर्तमान, कल पधारे भिनमाल 21 अप्रैल 2024 को 7,000-7,500 की भीड़ हुई, उसमें से 3,000 कार्यकर्ता, जनता कितनी 4,500। उन्होंने क्या किया, हमारे लुम्बा राम जी जो एमपी के दावेदार है, एक फेक वीडियो वायरल किया जिसमें रत्नाराम देवासी है, उसकी जो सभा हुई थी ना, उसका पुराना वीडियो वो वायरल कर रहे, उन्होंने वो भेज दिया। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश राजपुरोहित है, एडवोकेट हूँ। तो आप ये बताइए, जो ग्रेनाइट का जीएसटी जैसा एक वकील साहब ने बताया था कि पहले 28 होता था टैक्स, अब 18 कर दिया, तो उसका कोई लाभ है, हानि है, अगर आप इस मामले में जानते हो? बिल्कुल, ग्रेनाइट व्यवसायों के लिए बहुत अच्छी सौगात थी ये, और लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए सभी वर्गों के लिए, किसान हो, चाहे युवा हो या उद्यमी हो या महिला हो, इस किसी भी वर्गों के लिए उत्थान के लिए मोदी सरकार लगातार 10 सालों से पूरा पुरजोर तरीके से विशेष काम कोई 10 साल में जालोर सिरोही में केंद्र सरकार का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ हो, कोई कारखाना हो, कोई विशेष कोई बताइए। एक काम नहीं भाई साहब, 50 काम हो गए। विशेष बताइए। मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये जो C48 जो ओवरब्रिज जो बन रहा है जालोर से बाहर निकलते ही, ये जब जालोर के अंदर जो ये मीटर गेज ट्रेन चलती थी, उस समय भी ये ब्रिज की आवश्यकता थी। अच्छा, फिर आप दोनों में से एक तो जीतता कौन लग रहा है? दूसरा, इन वकील साहब ने कहा कि कल जो भिनमाल की सभा हुई उसमें संख्या कम थी, तो क्या आप उस बात से सहमत हैं कि नहीं हैं? कल भिनमाल की जो सभा थी उसके अंदर करीब 1.5 लाख की संख्या थी, और हमारी जो मोदी जी ये 7.5 आप 1.5 लाख सही कौन है? परमात्मा जाने। बता रहा हूँ आपको, 1.5 लाख की संख्या थी, ठीक है ना। आप पता कीजिए किसी से जीतेगा कौन भी दोनों में से?
वैभव गहलोत जी मतलब 5 लाख वोटों से हारेंगे। 5 लाख से 5 लाख से हारेंगे। वो इसलिए हारेंगे, मैं इसके हार का कारण बता रहा हूँ, क्योंकि जो वैभव गहलोत जी चुनाव लड़ रहे हैं वो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो लड़ रहे हैं अशोक जी के पीछे। अशोक जी गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार राजस्थान में रहे, और अशोक जी गहलोत के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही, उस कांग्रेस की सरकार की जो नाकामियाँ रही, उनकी नाकामियों का जवाब उन्होंने, राजस्थान की जनता ने उनको बुरी तरह से हरा कर उनको घर बैठाने का काम किया है। उसी प्रकार वैभव गहलोत जी को भी हराएंगे। और मैं एक छोटी सी बात और निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में 3 चीज़ें दी थी कि युवाओं को रोजगार देंगे, बिजली के किराए, बिजली के घरेलू बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं दोनों, करेंगे। जैसे इन वकील साहब ने मोदी जी को नंबर कितने दिए थे? 2 और गहलोत साहब को 10। तो आप दोनों को, मोदी जी को और गहलोत साहब को कितने नंबर दे रहे हो 10 में से? मोदी जी को 10 में से 10 नंबर देंगे, ठीक है ना, और गहलोत जी को 1 नंबर भी नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको, स्पष्ट कारण ये है कि अशोक जी गहलोत, जालोर सिरोही की आप बात करें तो जालोर सिरोही के अंदर कोई विशेष काम, 15 साल मुख्यमंत्री रहे 3 बार। मैं आपको एक छोटा सा काम बताना चाह रहा हूँ। जो जालोर की जो सबसे बड़ा जो जीवनदायिनी जो जवाई बांध है, और जवाई नदी जो जालोर के किसानों के लिए जो बहुत एक जीवनदायिनी साबित होती है, उसको खुलाने के लिए फाटक को, जब जवाई बांध भर गया आप सर, उस फाटक को खुलाने के लिए जालोर के किसान 2 महीने तक भूख हड़ताल और आंदोलन पर रहे, और उसके बावजूद अशोक जी गहलोत ने फाटक नहीं खुलवाई। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जालोर जिले के अंदर जो जिला बनाने की सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो बिनमाल की थी। उसके बावजूद में सांचौर बना दिया ना, उसके बावजूद सांचौर में जिले की आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद में सांचौर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सांचौर के अंदर आवश्यकता नहीं थी। बिनमाल के लोग, और बिनमाल विधानसभा में जी सर, आप एक पहला एक सवाल का ये कि जो आपके एडवोकेट्स हैं, उन्होंने जयपुर में भी कई बार धरना प्रदर्शन किया, आपकी बार ने भी जो ज्ञापन दिए सरकार को। एक तो प्लॉट्स की जो बात है अलॉटमेंट की, तो मेरे ख्याल में सरकार ने कभी इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, बातें और वादे हुए। क्या वर्तमान सरकार या पूर्व की सरकार इस मामले में कोई बात आपके पास कोई पॉजिटिव आई हो कि भाई एडवोकेट्स को जो प्लॉट वगैरह दें? क्योंकि आप दूसरों के लिए लड़ते हो, खुद की बात भी तो कहीं आपकी आनी चाहिए ना। मैं राज्य सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उस विषय को छोड़ देते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया, हमें बहुत बड़ा हथियार हमें दिया, और फिर भी अगर एहसान फरामोश अगर वकील होते हैं तो वो हमारी भाषा में लूण हरामी कहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं राज्य सरकार की बात नहीं करूँगा। चुनाव चल रहा है लोकसभा का, मोदी जी ने 2014 के अंदर वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, जब पेट्रोल 70 रुपया हुआ करता था तब ये महंगाई डायन हुआ करती थी, और आज पेट्रोल 110 रुपया है, महंगाई डार्लिंग लग रही है इनको। तो अब आप लोग इन लोगों के मानसिक दिवालियेपन को क्या समझोगे? इसके अलावा उन्होंने 2014 ये मुद्दा महंगाई का, पेट्रोल का है क्या? 2014 नहीं है क्या? सब मुद्दा है सर, हर चीज़ का मुद्दा, मेरे लिए तो मुद्दा है। अब मैं बताऊं आपको, 2014 में उन्होंने बोला 2022 के अंदर किसानों की आय डबल कर देंगे। जब 2022 आया तब 2047 बताते हैं। मेरा सर दर्द है, अंगुली टूट जाती है, सर दर्द भूल जाता हूं, अंगुलों की तरफ देखता हूं, गोल शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग मानसिक हमारी स्थिति से खेल रहे हैं। ये परिस्थिति नहीं बदल रहे हैं, ये मानसिक स्थिति से बदल रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको, पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे बच्चे को पढ़ करके सरकारी नौकरी लेनी है। 36 लाख कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक सरकारी नौकरी हो तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो जो सरकारी नौकरी, सुनिए सरकारी नौकरी का के अंदर 4 बार पेपर लीक हुए, पेपर भर्ती नहीं हुई, 52 लाख लोगों ने तो पकड़ के बाहर लिया है। ये जो इन वकील साहब ने बड़ा भ्रष्टाचार का जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जालोर जिले में तो सीधा इफेक्ट हुआ। जो इन वकील साहब ने पेपर जो मैं आपको भर्तियां निरस्त की है, इन वकील साहब ने कहा है कि जो पेट्रोल का मुद्दा, आपको वकील साहब क्या जालोर सिरोही की धरती पे पेट्रोल के मुद्दे पे, डीजल के मुद्दे पे कोई चुनाव होते लग रहे हैं क्या? सब वकील साहब बात ही गलत कर रहे हैं। उस वक्त की मुद्रा की वैल्यूशन और आज की मुद्रा की वैल्यूशन देख ले तो आज के टाइम में आदमी दुखी नहीं है रेट से, उस रेट से भी। उस वक्त जो 90 रुपए की वैल्यूशन, उस वक्त 90 रुपए की वैल्यूशन थी ना, वो आज 150 रुपए के पास पहुंच चुकी है। उस हिसाब से आज जो पेट्रोल जो मिल रहा है वो सस्ती है सर। नहीं, पैसा टूट चुका है सर, पैसे की कीमत कम हो रही है उस वजह से आपको। और सबसे बड़ी बात है आज का जो चुनाव है ना सर, वो चुनाव केंद्र का चुनाव है, और केंद्र के बहुत शानदार
केंद्र की कुछ केंद्र का कार्य होता है। सब वकील साहब सीखने से कुछ नहीं होगा, बात सुन ले सर। अभी ये वकीलों की बहस नहीं लग रही, मुझे माफी चाहता हूँ। ये वकीलों की आप बताइए, जालोर सिरोही लोकसभा में आपको कौन जीतता हुआ लग रहा है? वैभव गहलोत जीतेगा। जालोर के अंदर ये स्थिति है साहब, हमारे यहाँ मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पेशेंट आते ही सीधे रेफर। जीतता हुआ कौन लग रहा है दोनों में से? वैभव गहलोत। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में हम 2-3 दिन से इधर गांवों में, कस्बों में और दूसरी जगह भी हम लगातार घूम रहे हैं। और ये जो एपिसोड हमने जो जालोर की कचहरी परिसर में यहाँ एडवोकेट्स के बीच में किया, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी थे, कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, कुछ न्यूट्रल भी थे, कुछ अपनी बात रखना चाहते थे, कुछ ने रखी नहीं, कुछ ने बीजेपी का खुला समर्थन किया, कुछ ने कांग्रेस का किया, और कुछ ने जो भाषा की थोड़ी सी हल्की सी मर्यादा लांघने की भी कोशिश की। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबका अपना अपना जुड़ाव होता है। जीत और हार है उसके बारे में जो यहाँ के हालात बता रहे हैं, वो एक स्पष्टता तो कोई नज़र नहीं आ रही है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन टक्कर यानी कांटे का मुकाबला धरातल पे जरूर बताया जा रहा है। जो वकील साथियों ने जो अपना अपना पक्ष रखा है, तो जो असल चीज़ है, परिणाम है, वो तो काउंटिंग के दिन 4 जून को ही मालूम होगा कि जालोर सिरोही का जो लोकसभा चुनाव का ऊँट है वह किस करवट बैठेगा। लेकिन इतना यह है कि यहाँ इस सीट ने, जालोर सिरोही के इलाके ने हर आदमी को मौका दिया है, हर पार्टी को मौका दिया है, निर्दलीय को भी मौका दिया है। ये ऐसी फर्टाइल भूमि है चुनाव के ताल्लुक से, लोकसभा के चुनाव के ताल्लुक से। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।